एक लेडी बोल रही होती है कि मुझे तो लगा था कि तुम कभी कोमा से बाहर ही नहीं आओगे और मैं रोज प्रेयर करती थी कि तुम कभी भी हार नहीं मानोगे। मैं उन लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगी जिसकी वजह से मेरी बहन और उसके पति की मौत हो गई। और हमें पता लगता है कि ये लेडी इस लड़के की आंट है। वो उसे बताती है कि मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी और मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि जिन लोगों ने तुम्हारे माता पिता के साथ ऐसा किया उनको सजा तो जरूर मिलनी ही चाहिए। वो 8 लोग थे जिन्होंने ऐसा किया। उन्होंने तुम्हारे माता पिता को बीच सड़क में जिंदा जला दिया। उन दोनों ने हर कोशिश की थी तुम्हारे लिए इंसाफ लेने के लिए। अंत में उन्हें मार दिया गया क्योंकि जिन लोगों ने ऐसा किया था उनकी फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने पुलिस से लेकर वकील सब कुछ खरीद रखा है और वो आज भी बिना किसी चिंता के ऐसे ही घूम रहे हैं। ये लड़का 9 महीने बाद कोमा से बाहर आया था, इसीलिए ये सब ये पहली बार सुन रहा था और ये सोचता है कि ऐसा कैसा हो सकता है, मैं तो सिर्फ 9 महीने के लिए नींद में था। और वो जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगता है। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि 9 महीने पहले कुछ मिडिल स्कूल के बच्चों ने इसकी बहुत बुरी हालत कर दी थी कि ये ऑलमोस्ट मर ही गया था। वापिस हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है। इसकी आँख खुलती है और ये अपनी आंट को सामने देखता है, लेकिन तभी इसे उनकी याद आती है जिन्होंने इसके साथ ऐसा किया और ये बहुत ज्यादा डर जाता है और दोबारा बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और वो अपनी आंट से बात कर रहा होता है और उसकी आंट उसे बताती है कि लगभग 2 महीने हो चुके हैं तुम्हारे माता पिता के हादसे को और जब ये सब हो रहा था तब सब लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन तुम्हारी माँ ने आग बुझाने की कोशिश की और उन दोनों की मौत वहीं पर हो गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, उन सबको पनिशमेंट मिली है और उन्हें 2 साल की जेल हुई है। और तुम्हारे माता पिता की वीडियो बहुत वायरल हुई थी, इसलिए लोगों की तरफ से भी तुम्हें बहुत प्यार मिला। और जब तुम कोमा में थे तो प्रेसिडेंट भी तुमसे मिलने आए थे। लेकिन इस लड़के को सिर्फ यही रिग्रेट होता है कि जब ये सब मेरे माता पिता के साथ हो रहा था तो मैं सिर्फ सो रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी एक औरत को कह रहा होता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो औरत कहती है कि अच्छा होगा अगर मैं इस बिल्डिंग के मालिक से ही मिल लूं। तब वो आदमी कहता है कि नहीं, इस बिल्डिंग के मालिक को किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता और मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ कि इस बिल्डिंग का मालिक सबसे ऊपर वाली छत पर रहता है, इसीलिए छत पर जाना आपके लिए मना है और अगर आपको कोई दिक्कत है तो अभी हम ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं। लेकिन वो लेडी कहती है कि नहीं नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर का नाम सेयंग है, इसीलिए अब से मैं उसे से कहकर ही बुलाऊंगा। और इस बिल्डिंग का मालिक और कोई नहीं, से ही होता है और वो अपने कमरे में बैठा होता है। उसका कमरा कचरे से भरा होता है और वो अपने कंप्यूटर पर उन सबकी इन्फॉर्मेशन ही निकाल रहा होता है। और तभी कोई दरवाजे पे खटखटाता है और वो और कोई नहीं, से की नर्स होती है जो कि उसे डांटती है कि ऐसे कौन रहता है, लाइट्स ऑन करो और ये कचरा सारा बाहर फेंको, कोई इंसान ऐसे नहीं रहता। और इनके कॉन्वर्सेशन से हमें पता लगता है कि 2 साल हो चुके हैं जब से ये कोमा से बाहर आया है। और उसकी नर्स से कहती है कि तुम्हें अब ये सब छोड़ देना चाहिए, अगर तुम स्कूल नहीं जाना चाहते तो कम से कम घर से बाहर तो निकलो। और तभी से नर्स को पैसे फॉरवर्ड करता है और वो कहती है कि मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कह रही और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तभी से कुछ लोगों की ग्रुप चैट हैक करता है और हमें दिखाया जाता है ये ग्रुप चैट और किसी की नहीं बल्कि उन्हीं 8 जनों की होती है जिन्होंने से और उसके माता पिता के साथ ये सब किया होता है। और हमें एक सीक्रेट रिवील किया जाता है कि पिछले 2 साल से वो किसी जेल में नहीं थे, वो अब्रॉड कंट्रीज में थे और जब 2 साल अब पूरे हो चुके हैं वो कोरिया वापस आ जाएंगे। और से को ये बात पहले से पता थी और वो बेड पे जाके लेट जाता है, लेकिन तभी उसे बहुत ऊंची आवाज आती है और वो डर जाता है कि क्या है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलकर देखता है तो वहाँ पर एक तलवार आई होती है और आसपास आग लगी होती है, लेकिन वो आग खुद ही खत्म हो जाती है और वो तलवार के पास जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि ये तलवार यहाँ पर कैसे आई, क्योंकि मेरा कमरा तो लॉक रहता है और नीचे से कोई ऊपर नहीं आ सकता और ये तलवार तो वैसी है जैसी मैंने गेम्स में तलवार देखी है। और वो ये बात कितनी देर तक सोचता रहता है कि ये तलवार यहाँ कैसे, क्यों और कहाँ से आई। और बाद में वो चिल्लाता है कि मुझे नहीं पता और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ से आई है और ये तलवार किसकी है। और वो दोबारा अपने कमरे में जाकर सो जाता है, लेकिन उसे सपना आता है कि एक आर्मी कुछ मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रही होती है और वहीं पर एक आदमी के पास ये तलवार होती है। और जैसे ही से तलवार के पास जाता है वो उड़ के पीछे गिर जाता है और इतनी देर में उसकी आँख खुल जाती है और उसे पता लगता है कि ये सिर्फ एक सपना था। लेकिन उसे फिर से दोबारा बाहर से आवाज आती है और वो बाहर जाकर देखता है कि उस तलवार को फिर से आग लगी होती है। वो वॉशरूम में भागता है ताकि वो पानी से वो आग बुझा सके, लेकिन उसे पानी से भरा टब उठाया ही नहीं जाता और वो पानी फेंककर उससे जितना भी पानी उठाया जाता है वो टब लेकर वहाँ पर चला जाता है और कुछ घंटों की मेहनत के बाद वो आग को बुझा देता है। लेकिन अभी भी वो उस तलवार को हाथ नहीं लगा पा रहा होता और आग बुझाने के बाद उसका ध्यान पाइप पर जाता है। 4 दिन बीत जाते हैं लेकिन रोज सेम सिलसिला हो रहा होता है और वो रोज पाइप से आग को बुझा देता है। लेकिन जब तलवार को आग लगती है उस टाइम पर आवाज बहुत आती है और उसकी वजह से वो सो नहीं पाता और वो नोटिस करता है कि डेली 12 बजे तलवार को आग लगती है। जैसे ही 12 बजते हैं वो आग लगने से पहले ही पाइप से उस पर पानी डाल देता है और आग नहीं लगती। लेकिन कुछ दिन ऐसा ही होने के बाद एक बार वो मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि हो सकता है कि ये कोई भूत वगैरह हो, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता और आग और ज्यादा बढ़ जाती है। वो उस तलवार पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं और इसे नहीं सह सकता, आज मैं इसको खत्म करके ही छोड़ूंगा। और वो अंदर जाकर एक हथौड़ा लेकर आता है और वो पूरी ताकत लगाकर हथौड़ा तलवार पर मारता है, लेकिन वो हथौड़ा टूटकर
पीछे दीवार में जाकर लगता है। अब उसे और गुस्सा चढ़ता है और वो इस बार बेसबॉल बैट लेकर आता है और पूरी जान लगाकर तलवार पर मारता है, लेकिन वो बैट वापस आकर उसके ही मुंह पर लग जाता है और वो वहाँ पर गिर जाता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होती है। लेकिन उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है और वो इस बार तलवार को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो तलवार को पकड़ता है तभी चारों ओर आग लग जाती है और वो सोचता है कि अभी तो रात के 12 नहीं बजे, तो ये अचानक से आग कैसे लग गई। तभी बड़ा सा एक आग का गोला तलवार के ऊपर बनता है और वो सेह के ऊपर गिर जाता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है और इसी के साथ तलवार बाहर आ जाती है और से वहीं पर गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो लोग उस बिल्डिंग में रह रहे होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें रोज रात को 2-3 घंटे के लिए इतनी ऊंची आवाजें आती हैं और चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जिसकी वजह से मेरे पति और मेरे बेटे को तो नींद ही नहीं आती और उनके लिए अगले दिन स्कूल या काम पर जाना बहुत मुश्किल है। और उनमें से एक लेडी कहती है कि मैंने मैनेजमेंट वालों को कॉल किया था कि हमें रोज चिल्लाने की आवाजें आती हैं और क्या हमें ये पुलिस को बताना चाहिए, और मुझे उसने आगे से जवाब दिया कि हम खुद बिल्डिंग के ओनर से बात कर लेंगे और आपको पुलिस में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और से तलवार के साथ रूफ टॉप पर ही होता है, लेकिन वो देखता है कि छत पर कोई भी निशान नहीं होता कि यहाँ पर एक तलवार अटकी हुई थी। और जब वो तलवार को देखता है तो तलवार कम से कम 1 मीटर लंबी होती है और उसे लगता है कि कम से कम ये तो सीलिंग के अंदर जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। और तलवार बहुत ज्यादा भारी होती है, इसलिए वो बहुत मुश्किल के साथ उस तलवार को खड़ा करता है और वो तलवार उसके लग भी जाती है और वो उस तलवार को नाम देता है वॉर स्वॉर्ड। और वो अपने मन में इमेजिन करता है कि ये तलवार ऐसे चलेगी और वो सोचता है इसको चलाना तो बहुत आसान है, लेकिन वो जैसे ही उसको चलाने के लिए उठाता है कि वो उसको उठा ही नहीं पाता और उसे चोट लग जाती है। और सीन शिफ्ट होता है, हमें वो नर्स दिखाई जाती है कि ये पहली बार हुआ है कि तुमने मुझे कॉल करके बुलाया है, लेकिन तुम्हें ये सारी चोटें कैसे लगी। और वो से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी डेट छोड़ कर आई हूँ, तो मुझे बताओ कि ये सब कैसे हुआ। और से उसे कहता है कि मैं एक्सरसाइज कर रहा था इसलिए मुझे चोट आई। और तभी नर्स हंसने लगती है और कहती है कि क्या तुमने इतनी एक्सरसाइज कर ली कि तुम्हारे हाथ काम करना ही बंद कर दें। लेकिन फिर वो कहती है चलो छोड़ो, जो भी हुआ अब क्या कर सकते हैं, लेकिन अपना ध्यान रखना। और मैं तुम्हारे चेकअप के लिए डेली तो नहीं आ सकती, लेकिन मैं हर हफ्ते एक बार जरूर आऊंगी और अपनी पट्टियां चेंज करना मत भूलना। तभी से के कॉल पर मैनेजर का फोन आता है जो कि उसकी बिल्डिंग को मैनेज कर रहा होता है और नर्स उसका फोन उठाती है और वो मैनेजर आगे से कहता है कि हमें कुछ नेबर्स ने कहा है कि आधी रात को ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तो नर्स से पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। मैनेजर कहता है कि क्या आप मेरी एक बार से बात करवा सकते हो। तो से उसे बोलता है कि हाँ मैं से ही हूँ। इतना सुनकर उनकी बात खत्म हो जाती है और नर्स भी वहाँ से चली जाती है। और नर्स के जाने के बाद से अपने बेड के नीचे से वही स्वॉर्ड निकालता है, लेकिन वो स्वॉर्ड इतनी भारी होती है कि वो उसे चला नहीं पाता और वो सोचता है कि मैं इस स्वॉर्ड का क्या करूंगा। तभी उसे एक आवाज आती है कि ये स्वॉर्ड तुम्हारे लिए है और अगर तुम इसको चलाना चाहते हो तो तुम्हें हर काम इसके साथ करना होगा। स्वॉर्ड के साथ दौड़ो, स्वॉर्ड के साथ बैठो, स्वॉर्ड के साथ एक्सरसाइज करो और सब कुछ स्वॉर्ड के साथ ही करो। और से सोचता है लेकिन मैं इतना वीक हूँ, मैं ये सब कैसे करूंगा। और वो ऑनलाइन कुछ ट्यूटोरियल सर्च करता है और वो उन ट्यूटोरियल्स को ही फॉलो करता है, लेकिन स्वॉर्ड का वेट बहुत ज्यादा होता है और उसके दिमाग में बार बार एक ही आवाज गूंज रही थी कि स्वॉर्ड के साथ ही बैठो, स्वॉर्ड को बार बार स्विंग करो कि जब तक तुम थक ना जाओ। और उसे याद आता है कि जो आदमी बार बार उसके सपने में आता है वो 12 साल का था जब से वो स्वॉर्ड के साथ ही दौड़ रहा था। अगले सीन में नर्स उसकी पट्टियां करने आती है और वो से कहती है कि ये इंजरीज कम से कम 3 हफ्ते लेते हैं ठीक होने के लिए, लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ कि तुम्हारी इंजरीज इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई। लेकिन अगर ये जल्दी ठीक हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम फिर से उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर दो। नर्स वहाँ से चली जाती है और से दोबारा स्वॉर्ड उठा लेता है और उसे आवाज आती है कि 3 हफ्ते के लिए कौन रुकेगा, हमें रुकना नहीं है, तुम्हें तब तक स्वॉर्ड स्विंग करनी है, तुम्हें तब तक स्वॉर्ड के साथ दौड़ना है जब तक कि तुम गिर ना जाओ। से सोचता है कि मैं स्वॉर्ड को लेकर बाहर जाके दौड़ूं, लेकिन फिर वो कहता है कि मैं 2 साल से बाहर नहीं गया, इसलिए हम दौड़ने वाला काम बाद में करेंगे। और वो स्वॉर्ड को अपनी पीठ के साथ बांधकर पुशअप्स करने की सोचता है और वो सोचता है कि वो कम से कम 10 पुशअप्स तो कर ही लेगा। लेकिन जब वो पुशअप्स करने शुरू करता है तो उससे एक भी पुशअप्स नहीं होती। इस बार वो खड़ा होता है और सोचता है कि इस बार मैं तलवार के साथ रूफ टॉप पर ही दौड़ूंगा। और वो सीढ़ियां उतरने और चढ़ने लगता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड सीढ़ियों में अटक जाती है और वो गिर जाता है। लेकिन वो कहता है कि जो मर्जी हो जाए मैं ये करके ही रहूंगा। और वो 4 राउंड ट्रिप्स कर लेता है और वो 4 राउंड ट्रिप्स करने के बाद पूरी तरह थक जाता है। उसे ये ट्रेनिंग करते हुए कई हफ्ते बीत जाते हैं और हमें से दिखाया जाता है कि पहले से मस्कुलर हो चुका होता है। और इस बार वो 8 राउंड ट्रिप्स करने के बाद पुशअप्स करता है और वो 100 पुशअप्स करता है और उसके बाद वो 100 स्विंग्स भी करता है। इसके बाद उसे भूख लगती है और हमें दिखाया जाता है कि अब उसका कमरा पहले की तरह गंदा नहीं है, उसका कमरा अब वेल एस्टेब्लिश्ड है और उसने किचन भी बहुत अच्छी तरह मेंटेन कर रखी है। और वो कहता है कि मैं इतना खाता हूँ लेकिन फिर भी मुझे हर टाइम भूख लगी रहती है। और उसे आवाज आती है और वो उससे पूछती है कि तुम ये सारी ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो, तुम्हारी ये ट्रेनिंग करने का मकसद क्या है। और वो कहता है रिवेंज। अगले ही सीन में हमें नर्स दिखाई जाती है जो कि से के पास आती है और वो कहती है कि डॉक्टर ने अब रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि अब तुम अच्छी तरह ठीक हो, इसीलिए अब तुम्हारे बहाने नहीं चलेंगे और तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा और कुछ दोस्त भी जरूर बना ताकि तुम्हें कोई बुली ना करे। लेकिन जैसे ही वो स्कूल का नाम सुनता है वो इतना गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से नर्स को कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और नर्स बहुत डर जाती है और कहती है ठीक है तुम स्कूल मत जाना। लेकिन वो अचानक से नोटिस करती है कि वो कितना लंबा
हो चुका है और वो कहती है कि तुम पहले मेरे से भी छोटे थे लेकिन अब तुम इतने लंबे कैसे हो गए। और वो देखती है कि वो बहुत ज्यादा मस्कुलर भी हो चुका है और वो उसे टीज करने लगती है। और से अपनी ट्रेनिंग को जारी रखता है और वो डेली अपनी ट्रेनिंग को और इंटेंस करता जाता है। एक साल बीत जाता है और हमें दिखाया जाता है जैंग संग चूल, जो कि 21st प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हुआ था, वो कुछ स्पीच दे रहा होता है। उसकी स्पीच खत्म होने पर उसे शीजिन ग्रुप के प्रेसिडेंट ली का फोन आता है और वो संग को कांग्रेचुलेट करते हुए कहते हैं कि इस खुशी के मौके पर हमें अपनी फैमिली को इकट्ठा करना चाहिए। उन बच्चों ने कितना हार्ड टाइम यूएस में बिताया है और अब उनका वापिस आने का टाइम है। और प्रेसिडेंट उसे कहता है कि जरूर, आप सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। और ये बच्चे और कोई नहीं, वो क्रिमिनल्स ही हैं जिन्होंने से के माता पिता को मारा था। और से ये सारी बातें सुन रहा होता है क्योंकि उसने उनके सिस्टम को हैक किया होता है। प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी उसे कहती है कि अब सुजंग यांग के रिटर्न का टाइम आ चुका है। एयरपोर्ट पर सीन शिफ्ट होता है और हमें यूजिन, जुनह्युक और सूहो दिखाए जाते हैं और उन्हें रिसीव करने के लिए हियुन, चांगसू और दाहुन आए होते हैं। और इनके नेम्स की आदत आपको धीरे धीरे पड़ जाएगी। और उनमें से एक यूजिन से पूछता है कि सूह्युन और सूजंग कहाँ पर हैं। और यूजिन कहती है कि अभी वो जापान में है और अभी उनका कोरिया आने का दिल नहीं है। और वो वहाँ से चलने लगते हैं। और जुनह्युक चांगसू से पूछता है क्या तुमने उसके घर का पता लगाया। और चांगसू कहता है कि हाँ, मुझे सब कुछ पता है। और वो जुनह्युक से पूछता है कि क्या अब तुम उसके साथ कुछ करने वाले हो। तो जुनह्युक जवाब में कहता है उसकी वजह से ही तो हमारे 3 साल इतने ज्यादा खराब गए हैं। और ये दोनों और किसी की नहीं बल्कि से की बात ही कर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है। से की आंट से को फोन करती है और कहती है कि क्या तुम स्कूल नहीं जाना चाहते। से कहता है कि नहीं, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। और उसकी आंट कहती है कि अगर तुम चाहते हो तो तुम इस सिटी से मूव कर सकते हो। लेकिन से कहता है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। तो उनकी बात खत्म हो जाती है। और बात खत्म होने के बाद से खुद से कहता है कि आंट बस थोड़ी देर वेट करो, मैं उन सबको मार के रहूंगा। सीन शिफ्ट होता है और चांगसू जुनह्युक से बोलता है कि मैंने पूरी छानबीन की है कि से ना ही अपनी बिल्डिंग से बाहर आता है और ना ही वो स्कूल जाता है। और जुनह्युक को बहुत गुस्सा आता है कि अब हम क्या करेंगे। तभी चांगसू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम उसका दरवाजा तोड़कर उसे घसीट कर बाहर ले आएंगे। तब जुनह्युक कहता है कि तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है लेकिन फिक्र मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि सूह्युन और सूजंग जापान सिर्फ घूमने के लिए ही गए हैं। और वो चांगसू को बताता है कि सूह्युन को याकुजा से इनविटेशन आया था और वो याकुजा का मेंबर है। और उसने कहा है कि जैसे ही वो कोरिया आएंगे वो से को छोड़ेंगे नहीं। वो सभी एक पिक्चर डालते हैं और लिखते हैं ऑल गैंग इज बैक टुगेदर। और से भी ये पिक्चर देखता है और कहता है बस थोड़ी देर वेट करो, मैं भी तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। हमें सूजंग और सूह्युन दिखाए जाते हैं जो कि जापान पहुंच गए होते हैं और 2 लोग उनसे मिलने आए होते हैं। और सूह्युन प्रेसिडेंट ली का बेटा है और सूजंग कोरिया के प्रेसिडेंट की बेटी है। वो कार में बैठे होते हैं और सूह्युन को जुनह्युक का मैसेज आता है कि मैं अब तुम्हारी वेट नहीं कर सकता, मैं अपने खिलौने के साथ खेलने जा रहा हूँ। और ये पढ़कर उन दोनों का बहुत गुस्सा आता है। सीन शिफ्ट होता है। चांगसू और जुनह्युक ने कुछ आदमी से के घर पर भिजवाए होते हैं उसे पीटने के लिए। 2 लोग गाड़ी में बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि कितना टाइम हो गया है लेकिन अभी तक वो ऊपर से आए क्यों नहीं। और उन दोनों में से एक कहता है कि मैं ऊपर जाकर देख कर आ रहा हूँ, तुम यहीं रुकना। और वो भी ऊपर चला जाता है लेकिन कितना टाइम हो जाता है वो भी वापस नहीं आता। और जो आदमी गाड़ी में बैठा होता है उसे लगता है कि शायद वो से को ज्यादा ही पीटने लग गया और वो भी ऊपर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो एंटर करता है वो देखता है जितने भी आदमी पहले गए थे उन सबकी वहाँ पर लाशें पड़ी होती हैं। और से इस आदमी को भी अंदर खींच लेता है। और कितना टाइम बीतने के बाद जब ये सब फोन नहीं उठाते तब चांगसू अपने अंकल को फोन करता है और कहता है कि आपके आदमी तो बहुत यूजलेस हैं, उनसे अभी तक एक लड़का नहीं पकड़ा गया। और उसका अंकल से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी कुछ करता हूँ। और वो अपनी कंपनी के दूसरे मैनेजर को कॉल करता है और कहता है कि अभी जाकर चेक करके आओ कि वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। और अगली सुबह वो आदमी वहाँ पर जाता है और नोटिस बोर्ड पर देखता है और वहाँ पर एक गाड़ी का नंबर दिया गया होता है जो कि टो हो चुकी होती है। और वो गाड़ी और किसी की नहीं, उन्हीं लोगों की होती है जो कल वहाँ पर गए थे। और वो खुद भी चेक करने चला जाता है। और सूह्युन और सूजंग भी कोरिया पहुंच जाते हैं। और जो मैनेजर से की बिल्डिंग को चेक करने जाता है वो अपने साथ 20 से 30 आदमी लेकर जाता है। और वो आदमी अंदर चले जाते हैं लेकिन वो मैनेजर अभी भी बाहर ही खड़ा होता है। और उसे चिल्लाने की आवाज आती है और वो कहता है कि उसे इतना मत पीटो। लेकिन तभी वो देखता है कि ये चिल्लाने की आवाज उसके ही आदमियों की होती है। और उस कमरे से एक 7 फुट का आदमी निकल कर आता है जो कि और कोई नहीं से ही होता है। और मैनेजर उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है लेकिन से उसे भी खत्म कर देता है। और तभी बिल्डिंग से एक औरत पुलिस को कॉल करती है कि कहती है कि मुझे कब से चीखने की आवाजें आ रही हैं, क्या आप प्लीज चेक करोगे। तो पुलिस से के कमरे में जाती है उसे चेक करने के लिए। पहले तो वो से को देखकर डर जाते हैं क्योंकि से 7 फुट का होता है और वो बहुत ज्यादा मस्कुलर भी होता है। लेकिन फिर वो उससे पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक पुलिस वाला कांपते हुए से के ऊपर गन तान देता है और कहता है कि तुम अंडर अरेस्ट हो। लेकिन तभी दूसरा पुलिस वाला कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। और पहला पुलिस वाला दूसरे को कहता है कि उसके पीछे देखो। और जैसे ही वो से के पीछे देखता है वहाँ पर उन आदमियों की लाशों का पहाड़ बना होता है। और एक पुलिस वाला से पूछता है कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ। और से कहता है कि मेरे पास अभी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है क्योंकि अभी मैं 18 साल का नहीं हूँ। ये सुनकर पुलिस वाला बहुत हैरान हो जाता है कि इतना बड़ा आदमी अभी 18 साल का भी नहीं हुआ। और चांगसू का अंकल भी वहीं पर होता है जो कि अपने आदमियों की इतनी बुरी हालत देखकर हैरान रह जाता है और वहाँ से भाग जाता है। एक पुलिस वाला बड़े डायरेक्टर को फोन करता है और कहता है कि ये लड़का अपना नाम ताक से यंग बता रहा है। और पुलिस वाला ये नाम सुनकर कहता है कि तुम अभी वहाँ से विथड्रॉ कर लो, उसने किसी को जितना मर्जी बुरी तरह मारा हो तुम उसको हाथ भी नहीं लगाओगे। लेकिन पुलिस वाला कहता है चाहे वो 18 साल का नहीं है लेकिन फिर भी वो 2 मीटर लंबा है। पुलिस वाला कहता है ये सब उसके घर के अंदर हुआ है ना कि स्ट्रीट के ऊपर, इसलिए जो मर्जी है चुप करो और वहाँ से विड्रॉ कर लो,
नहीं तो पूरी कंट्री को जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। और वो दोनों वहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं और से अपनी आंट को फोन करता है और कहता है कि मैं यूएस ट्रैवल करना चाहता हूँ। तभी उसकी आंट कहती है कि मैं तुम्हारे अंकल से बात करके तुम्हारे अभी पेपर्स लगवा दूंगी, क्योंकि उसकी आंट यूएस में सेटल होती है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, अभी नहीं, मैं 1 साल तक कोरिया ही ट्रैवल करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं यूएस आऊंगा। और उसकी आंट कहती है कि तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, लेकिन मुझे टाइम टू टाइम फोन जरूर करते रहना। सीन शिफ्ट होता है और हमें जुनह्युक दिखाया जाता है, जो कि फोन पे चांगसू से बात कर रहा होता है और बहुत गुस्से से कहता है कि 2 दिन हो चुके हैं और अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है, तुम्हारे आदमी कितने ज्यादा यूजलेस हैं। जुनह्युक फोन काट देता है और चांगसू को जुनह्युक पर भी बहुत गुस्सा आता है कि इसमें मेरी क्या गलती है। तभी चांगसू को सूहो का फोन आता है, जो उसे कहता है कि सूह्यून तुम्हें बुला रहा है और अपने साथ से का पता भी लेकर आना। चांगसू सूह्यून से मिलने चला जाता है और अपने साथ से के फ्लैट की फोटोज लेकर जाता है। सूह्यून सूहो को कहता है कि ये फोटोज रियूहे के पास भेजो, रियूहे माफिया का मेंबर है। सूजंग उसे पूछती है कि क्या इस बार हम ये खुद नहीं करेंगे, तो सूह्यून उसे कहता है कि हम इस बार पुरानी गलती नहीं करेंगे। तभी सूहो सूह्यून को बताता है कि मुझे रियूहे ने कहा है कि वो 1 घंटे के अंदर से को यहाँ लेकर आएंगे। और तभी 2 याकुजा के मेंबर से के फ्लैट पर पहुंच जाते हैं, जिनमें से एक टकला होता है और एक गोरिल्ला की तरह दिख रहा होता है। टकले वाला गोरिल्ला से कहता है कि टारगेट एक 18 साल का लड़का है, लेकिन हमें फिर भी ये लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसकी छत पर सारा खून ही खून होता है। और तभी गोरिल्ला, जिसका नाम केंता है, वो टकले को कहता है कि इस कमरे के अंदर कोई खूंखार जानवर है। और तभी टकले वाला केंता को कहता है कि सिटी के अंदर कोई भी भेड़िया या चीते जैसा जानवर नहीं रख सकता, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर एक कुत्ता ही होगा। और टकला पोज बनाकर दरवाजा खोलने ही वाला होता है, लेकिन से दरवाजा तोड़ते हुए बड़ी तेजी से बाहर आता है, जिससे टकले की वहीं पर चटनी बन जाती है। और केंता पूरी जान लगाकर से को एक मुक्का मारता है, लेकिन उस मुक्के से को कुछ होता ही नहीं। और से अपनी जान लगाकर केंता को एक मुक्का मारता है और केंता का काम वहीं पर खत्म हो जाता है। और एक माफिया का मेंबर सूह्यून के पास भी होता है और सूह्यून उसे कहता है कि तुम उनके साथ क्यों नहीं गए। और वो कहता है कि मुझे वहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं थी, वो प्रोज के अंदर भी प्रोज हैं। और तभी केंता के फोन से उसे फोन आता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे फोन मत करना, लेकिन फोन पर से होता है और वो आदमी उसे कहता है कि तुम कौन हो। और तभी वो केंता की चीख सुनता है और फोन काट देता है। से टकले को कहता है कि मुझे 5 मिनट के अंदर वहाँ पर पहुंचाओ। और टकला बहुत डरा होता है, इसलिए वो मान जाता है। और वो आदमी सूह्यून से कहता है कि हमारा प्लान फेल हो चुका है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा ताकि हमारी सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। लेकिन सूह्यून उसके ऊपर गुस्सा होने लग जाता है कि तुम एक छोटे से बच्चे को भी यहाँ नहीं ला सके, तुम कैसे याकुजा हो। लेकिन तभी उन्हें चीखने की आवाज आती है, वो सभी डर जाते हैं और वो आदमी समझ जाता है कि वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और वहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि कोई शूटिंग चल रही है। लेकिन जैसे ही वो केंता का हाल देखते हैं, वो सब डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो आदमी उनको कहता है कि नीचे जाने के 3 रास्ते हैं, इसीलिए हम तीनों को अलग अलग रास्ते लेने चाहिए। और वो आदमी सूह्यून और सूजंग के साथ जाता है, सूहो अलग रास्ते पर जाता है और चांगसू अलग रास्ते पर जाता है। और जैसे ही चांगसू उतर रहा होता है, उसे कोई दिखता है और दूसरी ओर सूह्यून के ग्रुप को भी कोई दिखता है, लेकिन वो सिर्फ पुलिस होती है। लेकिन चांगसू को से पकड़ लेता है। से चांगसू को लेकर बिल्डिंग की फ्रंट साइड पर आ जाता है, जहाँ पर उसे सभी लोग देख पा रहे होते हैं। और चांगसू से पूछता है कि तुम कौन हो, और से समझ जाता है कि चांगसू ने उसे नहीं पहचाना। तभी पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारा हॉस्टेज जाग चुका है, प्लीज हमें बताओ कि तुम कौन हो और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। से सबको बताता है कि मेरा नाम ताक से यंग है। ये सुनकर चांगसू हैरान रह जाता है कि वो ताक से यंग तो बहुत ज्यादा वीक हुआ करता था, ये इतना बड़ा और इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। से सबको बताता है कि 3 साल पहले जिन 2 लोगों ने अपने आप को आग लगाकर अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी थी, वो मेरे माता पिता थे। और वो कहता है कि मैं अपने माता पिता के सेक्रीफाइस का बदला इन सबको मार कर लूंगा। और ये सारी न्यूज पूरी कंट्री में फैल जाती है और से अपनी स्वॉर्ड चांगसू के गले पर रख देता है। और हमें बताया जाता है कि चांगसू का पिता एक बड़ी सिक्योरिटी कंपनी का प्रेसिडेंट है। पुलिस वाले से पूछते हैं प्लीज अपनी डिमांड्स बताइए, और से पुलिस से कहता है कि मैं यहाँ कोई समझौता करने नहीं आया और ना ही मेरी कोई डिमांड्स है, मैं यहाँ सिर्फ एक अनाउंसमेंट करने आया हूँ। और वो उन 8 लोगों के नाम लेता है और कहता है कि मैं इन 8 लोगों को, इनके माता पिता को और फिर इनके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। तुम चाहे पुलिस बुलाओ या आर्मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और पूरा कोरिया ये सुनकर बहुत हैरान रह जाता है और से कहता है कि ध्यान से देखो, ये मेरी वॉर की डिक्लेरेशन है। और इतना कह के वो चांगसू का गला काट देता है और चांगसू की वहीं पर मौत हो जाती है। चांगसू का पिता ये सब देख रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ता है और प्रेसिडेंट पुलिस कमिश्नर को कॉल करता है और कहता है कि उसे गोली मारने का ऑर्डर दो। और उसे गोली मारने का ऑर्डर जारी हो जाता है और सारी पुलिस उस पर गोलियां बरसाने लगती है। लेकिन से अपनी स्वॉर्ड से उन गोलियों को ब्लॉक करता है और वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि जो भी मेरे रिवेंज के बीच में आएगा वो सब मरेंगे। और वो अपनी स्वॉर्ड से 2 पुलिस की गाड़ियां उड़ा देता है। पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है और स्नाइपर भी उस पर शॉट लेती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो उन सब पर अटैक करता हुआ आगे बढ़ता है। और ये सब टीवी पर सूजंग और सूह्यून भी देख रहे होते हैं। सूजंग तो इतनी ज्यादा डरी होती है कि वो कांपने लगती है और सूह्यून को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और तभी पुलिस इंस्पेक्टर एक आदमी को बोलता है कि तुम्हारी से बात हुई थी, तुमने उसे क्या बताया। और वो आदमी उसे बता देता है कि मैंने उसे सूजंग और सूह्यून का पता बताया है कि वो शीजन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में है। और ये खबर फैल जाती है कि से शीजन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जा रहा है। और अगले सीन में हमें से दिखाया जाता है जो कि उस बिल्डिंग के ऊपर ही खड़ा होता है। सूजंग के पर्सनल बॉडीगार्ड वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो उन दोनों को इवैक्यूएट करने के लिए वहाँ से लेकर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें पता लगता
है कि से भी यहीं पर आ रहा है और उसी टाइम पर से खिड़की तोड़कर उनके सामने आता है। उसे देखते ही दो बॉडीगार्ड सूजंग और सूजुन के साथ एलिवेटर में जाते हैं और बाकी सभी बॉडीगार्ड से को रोकने के लिए वहाँ पर रुकते हैं, लेकिन से को उन्हें मारने में 1 मिनट भी नहीं लगता और वो चारों नीचे जा रहे होते हैं, लेकिन से उनकी एलिवेटर के ऊपर आ जाता है और तलवार से हमला करने लगता है, लेकिन वो डॉज करते हैं और वो बच जाते हैं। लेकिन आखिर में जिस बॉडीगार्ड ने सूजंग को उठाया होता है उसके कंधे पर तलवार लग जाती है और बाकी 3 वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ पर टीचर यांग आता है जो कि सूजंग का पर्सनल बॉडीगार्ड है और वो उन सबको कहता है कि गाड़ी में बैठो और वो सभी गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं। और टीचर यांग से कहने लगता है कि अगर तुम बच्चों के पीछे जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरे से, लेकिन अभी वो बोल ही रहा होता है इतनी देर में से उसे एक मुक्का मारकर दूर फेंक देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जिस गाड़ी में सूजन का ग्रुप बैठा होता है उनके आसपास उनकी प्रोटेक्शन के लिए और भी बहुत सारी गाड़ियां होती हैं और सूजन की बॉडीगार्ड गाड़ी के ड्राइवर को कुछ ऑर्डर देती है, लेकिन तभी वो जवाब में कहता है कि तुम होगी स्पेशल एजेंसी से, लेकिन हम शीजिन ग्रुप वाले किसी की बात नहीं मानते। और वो उसे कहती है ठीक है जो करना है करो, लेकिन किसी तरह उस मॉन्स्टर को रोको। और तभी वो ग्रेनेड लॉन्चर से के ऊपर मारते हैं और सूजन कहता है कि हमने उसे मार दिया, उसके जैसा मॉन्स्टर भी ग्रेनेड लॉन्चर नहीं सह सकता। लेकिन हम देखते हैं कि से को कुछ नहीं हुआ होता और वो इनकी गाड़ी के सामने आकर अपने हाथ से इनकी गाड़ी का ऊपर वाला हिस्सा पूरा उखाड़ देता है और तभी ड्राइवर ब्रेक लगाता है और से पीछे जाकर गिरता है। तभी वहाँ पर बहुत सारी पुलिस भी आ जाती है और वो से पर हैंड ग्रेनेड, स्मोक ग्रेनेड, हर तरह के हथियार से उस पर अटैक करती है। और से पुलिस वालों से कहता है कि अगर तुम अभी पीछे हट जाओगे तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और जवाब में पुलिस वाले कहते हैं कि तुम होते कौन हो हमें धमकी देने वाले। सूजंग और सुहुन हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं और से अपनी तलवार से उन पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं मारूंगा, इसीलिए वो उन्हें जाने देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेसिडेंट की कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए बाकी सभी गुस्सा होने लगते हैं कि प्रेसिडेंट खुद कहाँ है। और तभी प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी उसे बोलती है कि वो इस मामले को खुद ही संभाल रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेसिडेंट दिखाया जाता है जो कि मीटिंग में उन सबके साथ होता है जो कि उन 8 बच्चों के पेरेंट्स थे। और सीजन का फादर बोलता है कि तुम्हें असैसिन, मर्सिनरीज जो भी चाहिए वो सब उसके पीछे लगाओ और उसे मारो। सीन शिफ्ट होता है से अपनी माता पिता के ग्रेव पर आता है और कहता है कि आपके साथ जिन्होंने ऐसा किया मैं उन सबसे बदला लेकर रहूंगा और मैंने उनमें से एक से बदला ले लिया है। तभी वहाँ पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है और वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी होते हैं, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उस पर फायर करने वाले होते हैं से अपनी तलवार से ही एक हेलीकॉप्टर को डाउन कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जहाँ पर मेरे माता पिता आराम कर रहे हैं। और तभी वहाँ पर प्रेजेंट एक मिलिट्री ऑफिसर को ऊपर से फोन आता है और उसे फोन पर कहा जाता है कि जो मर्जी हो जाए तुम्हें से को जिंदा पकड़ना है, उसे कोई भी चोट नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये सुनकर वो ऑफिसर कहता है कि हम तो उसे मार भी नहीं सकते, तो उसे जिंदा पकड़ना तो नामुमकिन है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ मशीनरीज दिखाए जाते हैं जो कि चांगसू के पिता की कंपनी के होते हैं और उनमें से एक कहता है कि एजिस सिक्योरिटी के पूरी दुनिया में जितने भी मर्सिनरीज और बॉडीगार्ड्स हैं वो सभी कोरिया आ रहे हैं सिर्फ उस एक लड़के को पकड़ने के लिए। और दूसरा कहता है कि अपने बेटे को खोकर वो कितना ज्यादा पागल हो चुका है। और उनके पास बहुत सारे डिफरेंट वेपन्स होते हैं जो कि एक बड़े से बड़े जानवर को भी मार सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें आर्मी कमांडर दिखाया जाता है जो कि मीटिंग में कह रहा होता है कि उन सबने सिर्फ एक सिविलियन को मारने के लिए पूरी कंट्री की आर्मी वहाँ पर लगा दी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और जुनह्योक अपने घर पे बैठा होता है जो कि बहुत टेंशन में होता है, लेकिन तभी उसे यूजिन का कॉल आता है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि तुमने ही चांगसू को कहा था कि हम उससे बदला लेंगे। और ये सुनकर जुनह्योक हैरान रह जाता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने चांगसू को ये सब कहा था। और यूजिन कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि चांगसू मुझे सब कुछ बताता था। ये सुनकर जुनह्योक को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि चांगसू ने मरने के बाद भी मुझे ट्रबल में ही डाला है। और वो गुस्से से उसे कहता है कि तुम्हें जिसे बताना है बता दो, मैं नहीं डरता। और यूजिन उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, मैंने तो तुम्हारे फायदे के लिए ही फोन किया था। क्या तुम भूल गए हो कि हमने से को इतना क्यों मारा था। और तभी वो दोनों हंसने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि से एक लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और उन्हें कहता है कि उसके हिस्से की पनिशमेंट भी वो खुद ही लेगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर सारे मशीनरीज से पर अटैक करते हैं, लेकिन से को 1 मिनट भी नहीं लगता उन सबको मारने के लिए। और से पूरी दुनिया में फेमस हो चुका होता है और न्यूज चैनल वाले कुछ साइकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं जो कि कहते हैं कि से को उसके माता पिता की डेथ का बहुत ज्यादा सदमा लगा है, इसीलिए वो अब साइको हो चुका है। और कई लोग तो उसका साथ भी दे रहे होते हैं कि वो जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है। हमें पुलिस डिपार्टमेंट दिखाया जाता है और वो से की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें 3 साल से का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मिलिट्री हमारा साथ क्यों नहीं दे रही, वो से को ना मारने का ऑर्डर क्यों दे रही है। और तभी उनका फोन आता है कि सारे पुलिस वाले जुनह्योक के घर पर जाके उसे प्रोटेक्शन देंगे और अब पुलिस से फाइट नहीं करेगी, ये सब अब मिलिट्री ही संभालेगी। और ये सब सुनकर पुलिस वालों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और पुलिस वालों को से की आंट के बारे में पता लगता है और उन्हें से की आंट का एड्रेस मिलता है जो कि यूएस में रह रही होती है और वो यूएस में सेटल होती है और उसका एक बच्चा भी होता है। और तभी 2 आदमी कोरियन एम्बेसी से उनके यूएस वाले घर जाते हैं, लेकिन उसकी आंट वहाँ पर दरवाजा नहीं खोलती। लेकिन तब वो कहते हैं कि आपका नेफ्यू खतरे में है, उसने कोरिया में बहुत बड़ा हंगामा कर दिया है। ये सुनकर उसकी आंट दरवाजा खोल देती है, लेकिन वो जैसे ही दरवाजा खोलती है उसके ऊपर बहुत सारे स्वैट मेंबर्स बंदूक तान देते हैं और उन्हें कहते हैं कि अपनी जगह से हिलना मत। सीन शिफ्ट होता है और सुहुन सूहो के साथ होता है और सुहुन को ह्यून का फोन आता है जो कि उससे कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा हाल पूछने के लिए फोन किया था। और सुहुन कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपना खुद का ध्यान रखो और तुमने मुझे फोन क्यों किया है। ह्यून कहता है कि मैं भी ठीक हूँ, मेरे घर को भी पुलिस वाले प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो तुम भी ठीक ही होगे। और तभी सुहिन कहता है कि मैं सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट का बेटा नहीं हूँ, मेरा बाप बहुत बड़ा आदमी है। और हिजुन कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें शीजिन ग्रुप से, पुलिस से और भी बहुत सारी प्रोटेक्शन होगी और तुम अपने घर पर सेफ होगे।
लेकिन सुहिन कहता है कि नहीं मैं अपने घर पर नहीं हूँ और हियुन कहता है कि फिर तुम कहाँ पर हो। सुहिन कहता है कि मैं यूएस आर्मी के बेस पर हूँ और हियुन कहता है कि हाँ अगर तुम वहाँ पर हो तो शायद तुम ठीक ही होगे और सुहिन कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है शायद ठीक ही होगे। पूरे कोरिया में इससे ज्यादा सेफ कोई जगह नहीं है और अगर वो से यहाँ पर आया तो 1 मिनट में वो मारा जाएगा। और वो इतना कहकर फोन काट देता है और हमें हियुन दिखाया जाता है जिसके सामने से खड़ा होता है और से ने ही हियुन को फोन करने के लिए कहा था ताकि वो उसकी लोकेशन पता कर सके। हियुन से के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि प्लीज तुम मुझे बख्श दो, मैंने जो भी किया था वो मेरी एक गलती थी लेकिन मैं ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं दोहराऊंगा। और से कहता है कि जब मैंने तुम लोगों से ऐसा कहा था कि मुझे माफ कर दो तो क्या तुम लोग रुके थे। और इतना कहकर वो हियुन को मार देता है और 8 में से उसके 2 टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं।